जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 14 अगस्त और आज का हम देखेंगे करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस। आज के इस आर्टिकल में, इस सेशन में हम कवर करेंगे जो नया टैक्सेशन जो आया है उसके बारे में, और भी हम एडिटोरियल्स के बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स हमारा है एक एजुकेशन के ऊपर, एक एडिटोरियल है हमारा भारत और ब्रिटेन के रिलेशनशिप के बारे में, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। पहली जो न्यूज़ है ये है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि जो इनकम टैक्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है। इसमें जो टैक्स पेयर है उसकी जो स्क्रूटनी होती थी या किसके पास टैक्स आपका स्क्रूटनी के लिए जाएगा वो रैंडमली डिसाइड होगा। आपका जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑफिसर कौन से फर्म का ऑडिट करेगा या उसका टैक्स चेक करेगा। उससे क्या होगा, करप्शन में के चांसेस जो होंगे वो ख़त्म होंगे। और ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, और इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसमें कहा है। और क्या इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसमें ये है, एक ये नई फैसिलिटी है जिससे गवर्नमेंट का जो मोटो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो भी चीज़ अचीव की जा रही है। कम लोगों के साथ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनिमम लोगों के साथ में मैक्सिमम जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने की बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है, उड़ीसा के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अपना प्रेस्क्रिप्शंस कैपिटल में लिखना चाहिए। साथियों, आपको ये कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो जो वो लिखते हैं उसमें ऐसा हाई कोर्ट का भी कहना है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा वो कर्सिव राइटिंग में कई बार पढ़ने में नहीं आता कि कौन सी दवाई का नाम लिखा गया है। हाई कोर्ट ने ये कहा है, उड़ीसा में उनके पास एक केस आया था इससे रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड। उसमें उन्होंने कहा है कि जो अपनी सुझाव है या प्रिस्क्रिप्शंस जो लिखते हैं डॉक्टर्स, वो कैपिटल लेटर में लिखे जिससे कि लोग पढ़ सके और कोर्ट को भी समझने में आसानी हो। अगली न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे अरुणाचल स्टेट में जो ग्रुप्स हैं, ये 2 दिन पहले मैंने खबर कवर की थी। यहाँ पे जो कुछ ग्रुप्स हैं वो ऑटोनॉमस काउंसिल वो बनवाना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ना ऑटोनॉमस काउंसिल्स तभी बन सकता है जब आपका स्टेट जब कोई भी स्टेट 6th शेड्यूल में हो या फिर आर्टिकल 371A के तहत। नाउ जो अरुणाचल प्रदेश है वो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसको चेंज करके 6th शेड्यूल में लाना पड़ेगा अगर ऑटोनॉमस काउंसिल बनाना है तो। ऑटोनॉमस काउंसिल क्या होता है? वहाँ पे जो काउंसिल्स बनाई जाती है वो जो स्पेशल इंडिजिनस जो ग्रुप्स होते हैं, जो वहीं के रहने वाले ग्रुप्स होते हैं, वही ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे डिसीज़न लेते हैं ये काउंसिल्स में। ऐसा काउंसिल बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में डालना पड़ेगा। कितने 6th शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनॉमस काउंसिल ऑलरेडी है? इसमें 10 ऑलरेडी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, जिसमें कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा में स्टेट्स में हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है पॉलिटिक्स के हिसाब से। और ये भी समझ लीजिए, नागालैंड है, नागालैंड गवर्न होता है आर्टिकल 371A के तहत। जो 371A क्या कहता है? 371A ये कहता है कि कुछ विषयों में जो भारत की पार्लियामेंट है, जो संसद है, उनके द्वारा बनाया गया कानून नागालैंड में कुछ विषयों से सब में लागू नहीं होगा। ये विषय कौन कौन से हैं? ये विषय है सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित, नागालैंड के कस्टमरी लॉ है उससे संबंधित, लैंड के ट्रांसफ़र से संबंधित। ऐसे कुछ शेड्यूल है जिसमें ये ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाने की प्रावधान है और अरुणाचल प्रदेश भी उसमें आना चाहता है। अगला क्या है? अगला एक एडिटोरियल है और ये एडिटोरियल देखेंगे हम क्या कहता है। ये एडिटोरियल में बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें जो डॉटर्स हैं, जो बेटियां हैं, उनको प्रॉपर्टी में राइट देने की बात कही गई है। ये आर्टिकल ये कहता है कि जब ये कानून बना था 2005 में, जिसमें कि पुश्तैनी ज़मीन में, पुश्तैनी प्रॉपर्टी में जो बाप दादा की प्रॉपर्टी है उसमें लड़कियों का अधिकार है
उसमें ये कहा गया था कि अधिकार तो मिल गया था, लेकिन अधिकार की तारीख ये तय की गई थी सितंबर 9, 2005, मतलब जब ये कानून पास हुआ था उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा, ऐसा अभी तक माना जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि ये कानून बनने के पहले से भी, अगर जब से ये पैदा हुई हैं बेटियां, लड़कियां, तब से उनका अधिकार रहेगा जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें। सो इसको ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जजमेंट है और इससे लड़कियों को अधिकार मिलेगा ना। ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी कुछ स्टेट्स जो है ऑलरेडी इस तरीके के कानून ला चुके थे। केरला में ये अधिकार, प्रॉपर्टी में लड़कियों को अधिकार 1975 में मिल गया था, आंध्र प्रदेश में 1986 में, तमिलनाडु में 89 में, और महाराष्ट्र और कर्नाटका ने ये अधिकार 94 में ही दे दिया था। सो ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट ये एडिटोरियल में कहा गया है। सो कहीं पे भी ये आता है तो आप ये सब बातों को कोट कर सकते हैं। दूसरा क्या एडिटोरियल है? दूसरा एडिटोरियल है ये चाइल्ड लेबर से संबंधित। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिक्लेरेशन था, कन्वेंशन 182। इसमें क्या था? इसमें था चाइल्ड लेबर्स की जो कंडीशन है उसमें सही करने के लिए ये एक कन्वेंशन 1999 में लेबर कॉन्फ्रेंस में ये लाया गया था। इसको किंगडम ऑफ टोंगा उसने जो है रेटिफाई कर दिया है। अभी उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी ने इसको रेटिफाई कर दिया है। ये बात इस एडिटोरियल में कहते हैं। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो और लोअर एज थ्रेशोल्ड, मतलब इसमें कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं, वो गाइडलाइंस को चाइल्ड लेबर से संबंधित उनको फॉलो करने की बात हुई है। ये कहते हैं कि 152 मिलियंस अभी भी चाइल्ड लेबर में ट्रैप हैं और उसमें से 72 मिलियन जो है वो हजार्डस वर्क में, डेंजरस वर्क में कार्य जो है वो करते हैं। ये भी ये कहते हैं कि करंट जो एम है ये है कि चाइल्ड लेबर 2025 तक बिल्कुल ही तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। ये एक एम था, लेकिन कोरोना की वजह से, नौकरियां चले जाने की वजह से इसमें अब और दिक्कत, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये भी कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, ये दो प्रिंसिपल्स थे जिनको इसमें फॉलो किया गया था। और ये भी ये कहते हैं कि इंडिया ने 2017 में ये रेटिफिकेशन इस कन्वेंशन का किया था, जबकि ये जो है ये 1999 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया ने भी काफ़ी लेट इसमें 2017 में भी किया है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि 2021 तक जो चाइल्ड लेबर है उसको अबॉलिश करके गवर्नमेंट जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए एक उम्मीद पैदा करे। सो बेसिकली ये एडिटोरियल है, जो ऑथर है उन्हीं का व्यू पॉइंट है। तो ये मैंने जैसा इसमें उन्होंने लिखा है वो हमने जहाँ पे हमें आवश्यकता होगी अपने आंसर्स में इस्तेमाल करेंगे। अगला आर्टिकल क्या है? अगला ये है, एक न्यूज़ है इंडिया और मालदीव से रिलेटेड। इसमें ये कह रहा है कि इंडिया ने मालदीव को $500 मिलियन पैकेज अनाउंस किया है, और ये जो मेजर पैकेज है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एयर, सी, इंट्रा आइलैंड और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और वहाँ पे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट मालदीव में बनाया जाना है। इसके तहत जो 3 आइलैंड है उनसे जो मेन इसका कैपिटल है माले, उससे लिंक करना है। तो उसके लिए इंडिया ने पैसा दिया है। इससे पहले चाइना से जो निर्मित ब्रिज है वहाँ पे वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, लेकिन ये इंडिया अब ये पैसा दिया है जिससे कि ये बनाया जा सके ना। वो ये इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से इंडिया मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपना इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से संबंधित। इसमें ये कह रहे हैं कि जून में प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर की वर्चुअल समिट हुआ था। इसमें साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये डिसाइड किया गया था। और ये भी कह रहे हैं कि और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, स्पेस में और एनक्रिप्शन के फील्ड में, साइबर क्राइम के फील्ड में, और इसको और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने जो 5G एक्सपीरियंसेस है, 5G जो है 4G के बाद जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है 5G, उसको भी
उससे संबंधित जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में हो, वो इंडिया के साथ शेयर किया है। सो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो रिलेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अगला एडिटोरियल क्या है? अगला एडिटोरियल है स्कूल विदाउट फ्रीडम। ये लिख रहे हैं ऑथर, और इसमें ये पॉइंट दे रहे हैं कि किस तरीके से पहले से जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो एजुकेशन सेक्टर है उसको एक सस्पिशन के साथ देखती है, और उससे उसकी कैपेसिटी अफेक्ट होती है एजुकेशन सेक्टर की। फिर ये कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर्स के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं स्कूल ओनर्स के रूप में। एंड फिर ये बात करते हैं कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी वाइड है, इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रहती है। सो इसीलिए कोई एक सिंगल तरीके से इस चीज़ों को दर्शाया नहीं जा सकता, कोई एक सिंगल पॉलिसी हर जगह पे काम नहीं कर सकती है। और ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है जो स्कूल एजुकेशन है उस पर। फिर ये कहते हैं कि जो मिड डे मील है वो भी एक तरीके से बंद हो चुका है और उससे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। फिर ये पढ़ाई के तरीके की बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई किया जाना चाहिए। तो फिर ये कहते हैं कि अंदर के स्कूल के अलावा जो आउटडोर स्टडी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये कहते हैं कि किस तरीके से जो गांव के बच्चे हैं, जो रूरल स्कूल्स है जहाँ पे कि बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को है बारिश में, विंटर्स में, वहाँ पे बेहतर पढ़ाई कराई जा सकती है। फिर ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो बच्चों को ये कहा जा सकता है कि वो बाहर जाके जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसको स्मार्टफोन में अपने मोबाइल में डाले और वो दिखाए कि क्या, या लिखे क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखा है। सो इस तरीके से किस प्रैक्टिकल नेचर से जुड़ के उसको भी ले सकते हैं पढ़ाई में, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिला के पढ़ाई कराया जाना चाहिए, ऐसा ऑथर लिख रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनका मेन फोकस ये होता है कि टीचर्स में ही सुधार ले आया जाए। सो उनकी समझ कम होती है, इसीलिए वो सिर्फ टीचर पे फोकस करते हैं। और ये भी ये कहते हैं कि आज के टाइम पे जिन लोगों को टेक्नोलॉजी याद आ रही है कि भाई कोरोना का टाइम है और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, उनको स्कूल्स में बेसिक चीज़ की कमी उस पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे स्कूल्स में मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता है, माइक्रोस्कोप्स नहीं होते हैं, बाइनोकुलर्स नहीं होते हैं, उनकी कमी होती है। सो उसकी वजह से सिर्फ टेक्नोलॉजी बोलने से काम नहीं चलेगा, जो बेसिक चीज़ों की कमी है वो भी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो टीचर्स है उनका कॉम्पिटेंस बढ़ाया जाना भी इम्पॉर्टेंट है। सो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें काफ़ी बातें कही गई है। सो आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगला क्या है? अगला ये है न्यूज़। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने केस की सुनवाई के दौरान ये कहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसको चेंज करके जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बाकी जो शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस हैं टोटल, उसमें मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि, तमिल, तेलुगु, ये सब कई 22 लैंग्वेजेस हैं। उन सभी 22 लैंग्वेजेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर एक्ट है, कोई भी कानून है जो पब्लिश किया जाता है, तो सभी 22 की 22 लैंग्वेजेस में किया जाए। अभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में कोई भी अगर नोटिफिकेशन है वो जारी होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको सभी 22 लैंग्वेजेस में जारी किया जाए। ऐसा कहा है कि इस चीज़ पे विचार किया जा सकता है। अगला क्या है? अगला ये हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, नागालैंड से खबर है। मैंने बताया था कि नागालैंड में जो सरकार है और नागा ग्रुप्स हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है, और नागालैंड इस बातचीत में जो गवर्नर हैं वहाँ हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, वो एक मीटिंग में वो नहीं आए। और ये भी आर्टिकल कह रहा है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है नागालैंड जो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हुआ है, इसमें शेयरिंग द सॉवरेन पावर एंड प्रोवाइड फॉर एन एंड्योरिंग इंक्लूसिव न्यू रिलेशनशिप ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ द टू एंटिटीज़, ये दो बातें कही गई है। सॉवरेन पावर शेयर करने के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब नागालैंड के जो ग्रुप्स हैं वो भी रहे और वो पावर भी शेयर करे। सो ये वहाँ पे लगातार बातचीत चल रही है और आगे भी हम इसको कवर करते रहेंगे।
ये डिफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इन्होंने कहा है नेवी से कि नेवी को आर्मामेंट्स भी बनाने चाहिए। जिस तरीके से वॉरशिप्स काफ़ी डिज़ाइन किए हैं उसी तरीके से हथियारों को भी डिज़ाइन एंड डेवलप करना चाहिए। और एक लॉन्च किया है इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, इसको जो है लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, ये करेगा ये इनोवेशन और देश के अंदर ही टेक्नोलॉजी बनाए जाने के लिए काम करेगा। और नेवी ने ये भी कहा है कि हमारी 70% जो बजट है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक न्यूज़ है। आत्मनिर्भर भारत काफ़ी बार इसमें आ भी रहा है न्यूज़ में, तो आप इसको ध्यान देख सकते हैं किस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर काफ़ी जोर दे रही है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि वो डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करेंगे। ये डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म हो गए थे, इसमें अमेरिका ने मीडिएट किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने मीडिएट करा के UAE और इजराइल के बीच में दोबारा अब डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और इसके बीच में इजराइल ने ये कहा है कि जो वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टाइन से रिलेटेड जो लैंड है उसको कब्जा नहीं करेंगे। और इस डील के तहत फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज़्म, इन सब सेक्टर्स में डील होगा इजराइल और UAE के बीच में। सो एक ये मेजर कामयाबी मानी जा रही है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके लिए। नवंबर में इलेक्शन है, ये आपको पता होगा। ये एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है ये है ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच में। सो ये ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत रोल रहा, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, वो इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने काफ़ी मदद की थी एज अ ब्रिटेन की तरफ से। उस समय याद होगा आपको 1939 से 1945 ब्रिटिश हुकूमत का राज था भारत पे। उस समय ब्रिटिश फोर्स के रूप में इंडिया की फोर्सेस लड़ी थी और बर्मा में जब अटैक हुआ था तब वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया था इंडियन फोर्सेस ने। उसके अलावा ये मेंशन कर रहे हैं ऑथर कि इंडिया की जो फोर्स है वो एशिया, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन और पैसिफिक हर जगह जाके उन्होंने लड़ा था और अपोजिट पार्टीज़ पे काफ़ी उनके नुकसान पहुंचाया था। ये ऑथर ये भी कह रहे हैं कि अराउंड 2.5 मिलियन जो इंडियंस थे वो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग और बर्मा में एज अ मिलिट्रीली वो फाइट कर रहे थे। आपको ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे लड़ाई जब छिड़ी थी। और ये बात कर रहे हैं राव अब्दुल हफीज़, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था, यंगेस्ट इंडियन रिक्रूट थे। और साथ ही ये बात करते हैं कि अब की हालात की बात करते हैं। तो जब ये अब की हालात की ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इंडिया और जो ब्रिटिश आर्मी है वो अब आज की डेट में भी वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, साइबर टेक्नोलॉजी से लेके, डिफेंस से लेके, और जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है वहाँ पे नेवल जो प्रैक्टिस है उसके लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ये पार्टनरशिप और बढ़ेगी। सो बेसिकली ये डिफेंस से रिलेटेड किस तरीके से ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन है वो पॉइंट है। नेक्स्ट है ये इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है जुलाई में वो बढ़ी है, 6.93% हो गया है बढ़ के। और जो टारगेट था RBI का, मीडियम टर्म टारगेट होता है 4% का, तो उससे काफ़ी महंगाई 6.93 चली गई है। और इसका कारण कोरोना से जो सामानों की सप्लाई में दिक्कतें हुई है वो बताया गया है। ये न्यूज़ है फ्रांस से रिलेटेड। जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पे फ्रांस ने अपनी नेवल फोर्सेस तैनात कर दी है क्योंकि वहाँ ग्रीस और टर्की के बीच में विवाद चल रहा है। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रफाल जेट्स जो हैं वो फ्रांस मिलिट्री ने वो किया। रफाल, आपको ध्यान होगा कि जो 5 रफाल हमने अभी लिया है, पहुँचे हैं इंडिया, वही रफाल जेट फ्रांस भी इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीस और टर्की, जहाँ पे टेंशन काफ़ी बड़ी हुई है। और ये टेंशन क्यों है? वहाँ पे टेंशन हुई है जो नए गैस रिजर्व्स वहाँ मिले हैं उसको लेके। अगली न्यूज़ है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक ने जो अमेरिका इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी फेसबुक पे, उसको वो मॉडरेट कर रहा है। सो ये आने वाले दिनों में इंडियन इलेक्शन में भी इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल है किस तरीके से फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ को इलेक्शन के दौरान फेसबुक मॉनिटर कर सकता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स था
और एडिटोरियल एनालिसिस दोनों था। उम्मीद है आपको ये जानकारी सही लगी होगी। और भी आपके कोई इसमें सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि जो मेंस की आंसर राइटिंग करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपने करंट अफेयर्स जान लिया लेकिन उससे काम नहीं होगा। उसको आप किस तरीके से अपने आंसर्स में उतारते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये क्या इनफ है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहरी देशों से वो कम हो जाए। सो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो अब तक जो आपकी जानकारी है वो, एंड देन इज़ इट इनफ कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाकी देशों से ना हो। सो अगर आप इसके 250 वर्ड्स में अगर आप ये आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो इस आंसर राइटिंग को करिए और आप कमेंट्स में इस आंसर को लिखिए और मैं इसको चेक करूँगा और देखूँगा कि आपके आंसर्स कैसे हैं। तो दोस्तों, आज का जो है ये करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस ख़त्म करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आंसर लिखने के लिए कोशिश करिएगा, कमेंट में आंसर लिखिएगा। कोई दिक्कत होगी या कोई अंडरस्टैंडिंग और चाहिए तो आप कमेंट्स में उसको भी लिख सकते हैं। थैंक यू।